स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पर, जहां हम प्रोवाइड करते हैं क्लास 10th और क्लास 9th के लिए सोशल और मैथ्स का कंटेंट। अभी तो हाल ही में हमने मैथ्स के अंदर रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन तीन चैप्टर्स डाल दिए हैं। 10th सोशल का थोड़ा सा पीछे चल रहा था, तो मैंने बोला आप थोड़ा सा 10th सोशल की गति रफ्तार को पकड़े। साइड बाय साइड साइंस विद सूरज चैनल के ऊपर आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स मिल जाएगा, अपलोड हो चुका है, अब आप वो भी देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन डल चुका है, लाइफ प्रोसेस डल चुका है, लाइट डल चुका है। तो भैया किस बात का है वेट, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बहुत डिमांडिंग चैप्टर में आप सबके लिए लेके आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। भाई साहब इतनी डिमांड है ना इस चैप्टर की, इतनी डिमांड है कि क्या बताओ। इतने टेक्स्ट मैसेज, इतने कमेंट्स कि सर ये लाओ, सर ये लाओ, सर ये लाओ। तो नेशनलिज्म इन यूरोप आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं दस्ते दरान। चलिए तो करते हैं शुरू। भैया पहले तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले दो फिलॉसफी समझिए, क्योंकि वो फिलॉसफी के बेसिस पे ये चैप्टर चलने वाला है, क्योंकि वही फिलॉसफी इस पूरे चैप्टर को अनाउंस करवा देती है। सर एक फिलॉसफी का नाम है लिबरल फिलॉसफी, दूसरी फिलॉसफी का नाम है कंजर्वेटिव फिलॉसफी। बहुत सिंपल फिलॉसफी और पूरा चैप्टर इन्हीं दो वर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा यार। लिबरल का मतलब होता है ओपन माइंडेड, फ्री माइंडेड। वो लोग जो ये सोचते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए, सोसाइटी में गवर्नमेंट कंसेंट से आनी चाहिए, गवर्नमेंट सबको इक्वल इफेक्ट दे, वो सब लिबरल लोग कहलाते हैं, यानी अच्छी चीज। कंजर्वेटिव पुराने सोच समाज के, राजा ही रूल करे, राजा कोई टैक्स ना भरे, कोई चेंजेस ना है, जैसा राजा चाहेगा वैसा ही प्रजा करेगी। दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव। बड़ी बकवास चीज। और जब लुइस 16 थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्लास 9th के अंदर, तो लुइस 16 भी एक कंजर्वेटिव राजा थे। कहते थे भैया सिर्फ थर्ड स्टेट पेमेंट करेगा टैक्स का, फर्स्ट और सेकंड नहीं करेंगे। और भी तमाम चीजें उस समय हुई थी जो उनको कंजर्वेटिव बनाते थे। और ओवरऑल जो पूरा यूरोप था, यूरोप के तमाम देश थे, वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव फिलॉसफी के अंदर ज्यादा बिलीव करते थे कि राजा का रूल चलता रहना चाहिए, डिविजन्स होने चाहिए, यूनाइटी नहीं होनी चाहिए, एकता नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच में। क्योंकि अगर एकता होगी तो राजा बोलेगा नहीं भाई नहीं, ये मेरे को एकता वेकता तो नहीं जमती यार, अपन अनेकता वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक फिलॉसफी। लिबरल अच्छे लोग हैं, कंजर्वेटिव बुरे लोग हैं। अब होता क्या है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग इस इमेज से होती है। फ्रेडरिक सोरो द्वारा एक इमेज बनाई गई है। अगर इस इमेज में ध्यान से देखोगे ना, बड़े झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये ड्रीम है, ये इमेजिनेशन किया हुआ था 1848 के अंदर। और इस इमेजिनेशन में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे झंडे हैं और लोग एक ट्रेन बना के घूम रहे हैं, एक मार्च बना के घूम रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे थे फ्रेडरिक सोरो कि देखो आने वाले कुछ सालों में जर्मन वगैरह जो है ना वो यूनाइट हो जाएंगे, सब लोग यूनाइट हो जाएंगे और ये एक न्यू सेंचुरी वर्ल्ड वाइड नए चीजों को जन्म देगा, फ्रीडम को जन्म देगा, लिबर्टी को जन्म देगा, रिपब्लिक को जन्म देगा। ये फ्रेडरिक सोरो की इमेज प्रेजेंट करना चाहती थी। कभी कभार पूछ लेता है, देखो क्या लिखा हुआ है भाई, द फर्स्ट प्रिंट शोड बाय द पीपल मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। जैसे मैंने बोला एक भाई बड़ी सी परेड निकाल के चल रहे हैं, जो सोरो जी ने बनाया था, फ्रेडरिक सोरो जी ने बनाया था, जो क्या बताना चाह रहे थे कि भैया ये स्वीपिंग चेंजेस आएंगे पॉलिटिकल और वर्ल्ड के अंदर, भाई बहुत सारे चेंजेस आएंगे यूरोप के अंदर, वो फ्रेडरिक सोरो साहब दिखाना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्योंकि रिकैप किसका सर, किसका 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 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। लुइस 16 राजा थे, फिर उसके बाद एक लीडर आए थे, इफ यू रिमेंबर, मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर। ये दोनों कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव फिलॉसफी के ही थे, दोनों पुरानी सोच समाज के थे। और उसके बाद क्लास 9th में एक राजा आए थे 1804 के दरमियान, जिन राजा का नाम था नेपोलियन। राजा तो नहीं बोलना चाहिए, एक डिक्टेटर बोलना चाहिए, एक आर्मी का बंदा आया था। सर डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड, लोग वोट नहीं करेंगे, नहीं ये आया, बट भैया नेपोलियन अच्छा राजा निकला, अच्छा लीडर निकला। कैसे? नेपोलियन ने वो चीजें फ्रांस के अंदर लाई जो फ्रांस के लोग काफी समय से डिमांड कर रहे थे।
प्रिविलेजेस को हटाना हो गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटाना हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को अच्छा करना हो गया, करेंसी को यूनिफॉर्म करना हो गया, काफी सारी ऐसी चीजें तो फ्रांस के लोग चाह रहे थे कि यार भाई ये आ जाए, बस ये आ जाए, और भाई ये लेके आए। आइए हम नेपोलियन की कहानी से इस चैप्टर का शुभ शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑलरेडी आपको पता है ये वर्ल्ड का सबसे पहला रिवॉल्यूशन था। तो देखो, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ किससे आता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, 14 जुलाई, ब्रेस्टाइल जो फोर्ट्रेस प्रिजन था लुई 16 के अंडर, याद होगा यार पूरी कहानी, ठीक है। अब क्योंकि इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे, तो देखो द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स। अब इसमें से बहुत सारे आपने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से मेजर्स? देखो, एक तो आइडिया ऑफ ला पात्रे और ला सिटियोन, द फादरलैंड और द सिटियोन। पहले वो मोनेस्टियर मदाम चलता था, वो रॉबेस्पियर ने हटा के फिर इक्वालिटी लेके आए थे। तो देखो, यूनाइटेड कम्युनिटी को लेके आया कि भाई हम सब यूनाइटेड है, कोई अलग अलग नहीं है। फ्रेंच फ्लैग बनाना ताकि लोगों को एक नेशनलिज्म की भावना दिखेगी, हाँ भाई ये नेशनलिज्म है। एस्टेट जनरल को नाम चेंज करके नेशनल असेंबली, याद होगा आपको, कन्वेंशन जो कॉन्स्टिट्यूशन 9th में बन के आया था, नेशनल असेंबली बन गई थी एस्टेट जनरल की चीज। न्यू हिम्स, म्यूजिक, ओथ, पोएट्रीज, ये सब भी इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि लोगों को लगे हाँ भाई फ्रेंच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप ये भी देखोगे कि भाई नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस लाए 1804 में जब आया। तो भाई ये जो नेपोलियन चेंजेस लेके आया ना, इसको हम प्यार से कहते हैं सिविल कोड। क्या कहते हैं? सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड। सर सिविल कोड क्यों बोला? क्योंकि मेनली सिविलियंस के लिए लाया गया था, जनता जनार्दन के लिए लाया गया था। तो भाई ये एग्जाम में काफी बार आया है, 5 नंबर में ही आया है कि बताइए सिविल कोड क्या था, नेपोलियनिक कोड क्या था, क्या क्या चेंजेस नेपोलियन ने लाए जो फ्रांस के अंदर लोगों को प्रोत्साहन दे पाए। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो भाई सबसे मेजर सारे प्रिविलेजेस हटा दिए भाई ने। बोले यार ये टैक्स वैक्स सब इक्वल भरेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे राज्य में थर्ड स्टेट भरेगा फर्स्ट सेकंड नहीं, नहीं नहीं, बोला मैं सब इक्वल, मैं भी टैक्स भरूंगा, तुम भी टैक्स भरोगे, सब टैक्स भरेंगे, सबका इक्वालिटी रहेगा। भाई क्या बात है, कोई गरीब भी नहीं पछताएगा और सब लोग इक्वल रहेंगे, क्या बात है। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। तो भाई कितना बढ़िया पॉइंट है यार नेपोलियन, क्या बात है। इसके बाद भाई इसने मोनार्की को रिटर्न लेके आया था। डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय किया ना, खुद थोड़ी ना इलेक्ट हुआ था, बस आ गया। तो डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय किया, बट भाई इसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल लेके आया जो पूरे फ्रांस को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करे। काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इतना अच्छा बना दिया कि भाई किसी को लग ही नहीं रहा था कि भले डेमोक्रेसी गई जरूर है, पर भैया ये राजा, ये नेपोलियन बड़ा अच्छा है। तो ऑल्दो डिस्ट्रॉय करा है डेमोक्रेसी, बट एडमिनिस्ट्रेटिव में इतना अच्छी चीजें कर दी, इतना बढ़िया काम कर दिया, इतने अच्छे रिवॉल्यूशनरीज ला दिए, प्रिंसिपल्स ला दिए कि लोगों को लगा ही नहीं कि भाई मोनार्की है या कुछ है ना। तो पहला प्रिविलेजेस खत्म कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अच्छी चीजें लेके आया, सिंप्लीफाई कर दिया डिवीजन को, काफी सिंप्लीफाई, ज्यादा कच मच नहीं, एकदम सिंप्लीफाई। फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, अबॉलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम को। पीजेंट्स को मेनोरियल ड्यूज से हटा दिया, सर्वडम से हटा दिया। मेनोरियल ड्यूज मतलब कोई पुराने ड्यूज अगर पड़े हुए थे, कोई पुराने लोन वगैरह पड़े हुए थे, तो वो सारे हटा दिए। टाउन्स के अंदर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब होता था? पहले राजा लोग नहीं चाहते थे कि लोग साथ में आके काम करें, बट नेपोलियन ने बोला नहीं नहीं चलेगा, आप आइए साथ में आप काम कर सकते हो। उनको गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस बोला जाता था। नेपोलियन ने बोला भैया चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया गया। तो देखो क्या क्या चीजें करी गई भाई, प्रिविलेजेस बंद कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अच्छे लेके आए, मेमोरियल ड्यूज हटा दिए, फिर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया। तो नेपोलियन कहीं ना कहीं भाई मानना पड़ेगा तुमको नेपोलियन। बट यार नेपोलियन था तो अच्छा राजा, बट कहीं ना कहीं हर राजा के अंदर एक चीज होती है, वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी गेन करे, ज्यादा से ज्यादा मक्खन टेरिटरी होनी चाहिए यार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हर राजा की ये चीज होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को गेन करे। इसमें हिटलर साहब भी थे,
इसमें तमाम ऐसे लीडर्स आए जो कहीं ना कहीं एक लीडिंग को चाहते कि नहीं हमारी ज्यादा टेरिटरी है। अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर चाहता है भाई यूक्रेन की टेरिटरी रशिया है हथियार ले। इजराइल पैलेस्टीन वॉर, पाकिस्तान हमेशा हम पे हमला करते रहते हैं। क्यों सर? टेरिटरियल गेन्स के लिए टेरिटरी चाहिए कि हाँ भाई ये टेरिटरी वो टेरिटरी। अब टेरिटरी क्यों चाहिए होती है? ताकि पैसा, कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ पैसा होगा, कुछ टैक्सेशन होंगे। इस वजह से हर राजा ये चीज करता है कि उसको टेरिटरी चाहिए। कोई भी लीडर ही चाहता है। सही है सर? अच्छा, अब नेपोलियन, अच्छा मैंने आपको नेपोलियन दादा का फोटो नहीं दिखा, आइए नेपोलियन दादा, ये है हमारे प्यारे से नेपोलियन दादा। अब भाई नेपोलियन चाहता था कि यार जो चीज मैंने फ्रांस के अंदर करी है ना, मैं सेम चीज दूसरे दूसरे देशों में, आसपास के नेबरिंग एरियाज में भी प्रोवाइड करूं। शुरू शुरू में लोगों को पसंद भी आया नेपोलियन कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे कर रहा है, ये अच्छे कर रहा है, प्रिविलेजेस हटा रहा है, काफी सारी चीजें पसंद आई लोगों को। पर एक दिक्कत भी थी, हर देश की अपना कल्चर होता है, अपनी लैंग्वेज होती है, अपना सिस्टम होता है। और प्रॉब्लम ये है कि नेपोलियन चाह रहा था कि सब फ्रांस के अकॉर्डिंग ही हो जाए, वो नहीं हो सकता था। दैट वॉज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से भैया शुरुआत में तो देशों ने इसको काफी स्वागत किया, बट आगे जाके धीरे धीरे दाल गली नहीं उतनी। देखो तो जैसे बहुत सारे प्लेसेस के अंदर, हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, काफी सिटीज के अंदर, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल, मीज, मिलान, वॉर्शो, फ्रेंच आर्मीज को बड़ा लिबर्टी का हैब्सबर्ग्स माना गया। भैया ये अच्छे लोग हैं, देवता लोग हैं। बट भैया ये टर्न हो गया हॉस्टिलिटी के अंदर, क्योंकि हर किसी की पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ ये चीज मैच नहीं हो रही थी, कल्चर के साथ मैच नहीं हो रहा था। और देखो फोर्स सेंसरशिप, टैक्सेशन, ये सब बढ़ते ही जा रहा था। तो इस वजह से लोगों को ज्यादा पसंद तो आया नहीं नेपोलियन। और देखो ये बहुत प्यारी फोटो है, जब नेपोलियन के बारे में एक चीज कहा जाती है कि भाई नेपोलियन जो था ना, वो टेरिटरी इतनी गेन कर रहा था, इतनी गेन कर रहा था, वॉर करता था, इसको मारता था, उसको मारता था, इसको मारता था, उसको मारता था। बट अल्टीमेटली जब आप इतनी टेरिटरी गेन कर रहे हो, इतनी टेरिटरी गेन कर रहे हो, और जरा थोड़ा थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो भाई, एक कुआं है या एक रिवर है, ऐसे कुछ भी समझ लो, उसमें फ्रांस नाम की एक मछली बैठी है। फ्रांस नाम की एक मछली बैठी है। ये मछली लिबरल है, यहां पर लिबरल हो चुका है। और बाकी जगह जर्मनी बैठा है, इटली बैठा है, ब्रिटेन बैठा है, तमाम ऐसे देश हैं। ये मगरमच्छ साले, कंजर्वेटिव 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 कंजर्वेटिव, मगरमच्छ साले। अब एक मछली और इतने मगरमच्छ, तो तुम भी जानते हो भाई मगरमच्छ छोड़ेंगे नहीं। लोगों को तो दिख रहा था ना कि भाई नेपोलियन धीरे 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 लिबरल आइडियोलॉजी को बढ़ाते ही जा रहा है। और कंजर्वेटिव्स को ये बात खटकने लगी कि भाई एक दिन ऐसा ना आ जाए कि हम पे भी हमला कर ले। तो इस वजह से कंजर्वेटिव लोगों ने सोचा अब हो गया बेटा, अब ना हो पाएगा, अब नहीं छोड़ेंगे हम तुमको, अब नहीं छोड़ेंगे तो क्या। इन्होंने बोला चलो भैया आप नेपोलियन की वाट लगाएंगे। और जब फिर नेपोलियन वॉर्स लड़ते गया तो हारते भी गया, क्योंकि अब सब झूठ हो चुके थे, साथ में आ चुके थे। तो ये देखो ये एक फोटो दिखाता है जिसमें लेटर्स छूट रहे हैं, ये लेटर्स टेरिटरीज दिखाई गई है। तो नेपोलियन ये रिप्रेजेंट अ पोस्टमैन, जब फ्रांस जा रहा था लॉस्ट कर दिया बैटल, और ईच लेटर देखो क्या डिपिक्शन शो कर रहा है कि उसने क्या क्या टेरिटरीज लॉस्ट करी है। ठीक है सर? और इसी के, क्योंकि नेपोलियन हारने वाला था, अब मैं आपको डायरेक्ट इस टॉपिक को 2 मिनट छोड़ते हैं, इस टॉपिक को 2 मिनट छोड़ते हैं और यहां पर लेके आता हूं मैं आपको अगले पेज पे। यहां लेके आता हूं क्योंकि ये स्टोरी को कनेक्ट करेगा, वरना वो फिर बीच में मिड टॉपिक है। पीपीटी के अकॉर्डिंग मिड टॉपिक रखा भी और बोर्ड्स के अकॉर्डिंग और सीबीएसई के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रखा है। बाकी पहले ये समझो, अब जब नेपोलियन सर सब नेपोलियन को हराना चालू कर दिए, 4 मेजर लोगों ने नेपोलियन को साथ में मिलकर हराया, जिनका नाम था ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, 4 लोग थे। और इन चारों ने जब हराया नेपोलियन को, तो नेपोलियन हारा 1815 के अंदर। तो यहां पर एक ट्रिटी साइन करी जाती है, समझौता। याद हो तो 9th में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वर्सेल्स की ट्रिटी लाई गई थी। वैसे ही यहां पर जब ये वॉर खत्म होते ट्रिटी लॉन्च हुई। बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में काफी बड़ी ट्रिटी है। मैंने भी बताया फ्रांस लिबरल मछली है, बाकी सब मगरमच्छ कंजर्वेटिव है। इस ट्रिटी का नाम रखा गया ट्रिटी ऑफ वियना।
क्या नाम रखा गया? ट्रीटी ऑफ वियना, समझौता। सर ये वियना कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इवन ऑस्ट्रिया में ये ट्रीटी होस्ट करी जाती है। सब लोग आते हैं, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और तमाम जो अलग अलग लीडर्स होते जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। अब थोड़ा गेस मारो, ये क्या करेंगे? नेपोलियन का क्या हश्र करेंगे? सिंपल सा हश्र करेंगे। जो जो नेपोलियन ने विक्ट्री टेरिटरीज जीती थी, वो पहले तो ये चारों हाथी आएंगे। फ्रांस भी हार गया, फ्रांस के अंदर लिबरल 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 चल रहा था। अब ये बोलेंगे ना 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 ना, अब लिबरल नहीं चलेगा, अब हम कंजर्वेटिव डालेंगे, पुरानी सोच डालेंगे, यहाँ पर मोनार्की घुसाओ। जो इतने अच्छे तुम एंजॉय कर रहे थे ना कि प्रिविलेजेस नहीं भरने, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है वगैरह वगैरह, अब नहीं। और जितनी जितनी टेरिटरीज नेपोलियन ने जीती थी वो सब 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 सब, सब टेरिटरीज किसको दे दी जाएगी? इन चारों को। तो देखो यार क्या ट्रीटी ऑफ वियना साइन है। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, तो भैया ये लोग तो स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि भाई मगरमच्छ सारे कंजर्वेटिव, एक मछली है। तो भाई चार, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, वो डिफीटेड नेपोलियन। कहां मिलते हैं ये? वियना, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ये ट्रीटी को होस्ट कर रहे थे, जो मेन लीडर थे उनका नाम था ऑस्ट्रियन चांसलेटर ड्यूक मेटरनिक। नाम ध्यान रखना भैया, क्या किन्होंने होस्ट किया था? ड्यूक मेटरनिक। और इनका नाम याद हो जाएगा। ये बड़बोले हैं, थोड़ी पोएट्रीज गाएंगे, अभी आएगी इनकी पोएट्रीज। तो देखो क्या क्या इस ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग किया गया। याद आ रही है बर्बन डायनेस्टी, लुइस 16 वाली डायनेस्टी, उसको खत्म कर दिया था नेपोलियन ने, अब ये वापस लेके आएंगे। तो देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रीस्टोर्ड टू पावर, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी, फ्रांस से सारी टेरिटरी खो दी सर। और लुइस 17 को, लुइस 18 को, लुइस 18 या 17 को फिर नए राजा बनाया जाता है। अपनी बुक में नहीं लिखा, लुइस 17 या 18 को नए राजा बनाया जाता है, बोरबन किंग का था, बोरबन फैमिली का था। बाउंड्रीज बनाई गई कि भैया फ्रांस आगे जाके एक्सपांड ना करे, कोई ऐसा सेम लीडर ना आ जाए जो हमको धड़ल्ले से हटा दे। जर्मन की 39 स्टेट्स को अनटच रखा, क्योंकि ऑलरेडी ये 39 एरियाज जो थे वो टूटे हुए थे, और कंजर्वेटिव तो चाहते ही थे कि सब टूटा रहे, कोई जुड़े नहीं, तो ये छोड़ दिया। प्रूशिया को भैया वेस्टर्न फ्रंट पे काफी सारी टेरिटरीज दी, ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली का पार्ट दिया गया, ऐसी तमाम टेरिटरीज। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, प्रूशिया को सेक्सोनी का पार्ट दिया गया, ऐसी तमाम पार्ट्स इन सब दरिंदों ने आपस में बांट लिए। तो अब जरा सोचो, अब पूरा यूरोप कहने से कंजर्वेटिव पे चल रहा है। अब पूरा यूरोप किस पे चल रहा है सर? कंजर्वेटिव पे। और लिबरल आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, अब कंजर्वेटिव आ चुके हैं। ये आप देख लिया ट्रीटी ऑफ वियना, अब आ जाओ। अब देखो कितना सीक्वेंस फॉलो कर लिया, नेपोलियन, लिबरल, फिर ये आ गए चारों। अब देखो छोटू से 2-3 ये तो मैंने बता दिया। अब भैया पता होना चाहिए कि क्या लिबरलाइजेशन, मतलब ये लिबरल आइडियोलॉजी होती क्या है, कौन है, क्या चाहते हैं, आओ उनकी चाहत देखें। तो देखो, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप मेनली ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है 1 पर्सन रूल, कि भाई कंजर्वेटिव ही चलते आ रहे हैं। और भैया डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग ग्रुप्स के थे, बहुत बटे हुए थे, इतने बटे हुए, इतने एरियाज बटे हुए भैया तुम सोच नहीं सकते हो। जैसे इंडिया में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो सोचो इतने एरियाज बटे हुए थे उस समय भी। वैसे ही यहाँ पर यूरोप में भी एरियाज बटे हुए, ये एरिया इस राजा का, ये एरिया इस राजा का, ये एरिया इस राजा का। तो बड़ी दिक्कत थी, कोई यूनाइटेड कंट्री नहीं थी कि भाई जर्मनी में ये, इटली में ये, ब्रिटेन में ये, ना, सब टुकड़े। अब देखो ये लिबरल लोग क्या चाहते हैं, सिंपल सी चीज चाहते हैं यार। क्या चाहते हैं? शुरू में सबसे पहली चीज तो यही बताई ना मैंने, लिबरल लोग सिंपल सी चीज चाहते हैं, मोनार्की खत्म हो, गवर्नमेंट कंसेंट से आए, हमारी इच्छा से है, चेंजेस आने चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया करो, कम्युनिकेशन बढ़िया करो, करेंसी को यूनिफॉर्म करो, और प्रिविलेजेस को खत्म करो। बेसिक तो पॉइंट्स है। देखो, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, छोटे चीजें विचारों, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये लिबरल लोगों की आइडियोलॉजी थी। और इकोनॉमिक में कि भाई पैसे के लेवल पे क्या चाहते थे, तो भैया ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, टैक्स हटाओ, ये सारी चीजें हटाओ बेसिकली। तो देखो बोलते थे फ्रीडम ऑफ मार्केट्स हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इस वजह से 34 के अंदर एक यूनियन बनाया गया जिसका नाम था ज़ोलवेरन। जर्मन लोगों ने बनाया गया था, जर्मन स्टेट्स ने बनाया था, जिन्होंने करेंसी को कम कर दिया 30 से 2, 32 टू 30 करेंसी चलते थे। सोचो
तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो तुमको अलग करेंसी, फिर अलग करेंसी, अलग करेंसी। भाई बोला नहीं यार नहीं, हम 30 से 2 कर देते हैं, यूनिफॉर्म कर देंगे, सिर्फ एक कंट्री के अंदर 30 करेंसी। चलो वर्ल्ड में समझ में आता है, बट एक कंट्री के अंदर 30 करेंसी कैसे पॉसिबल है? उस समय चलता था। तो बोला यार हटा देते हैं। तो इस डॉलर वेरिएंट भी याद रखना, ठीक है सर। ये भी बता दिया मैंने कि क्या हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना, इंपॉर्टेंट थी। अब ट्रीटी ऑफ वियना के बाद ये देखो, ये फोटो ट्रीटी ऑफ वियना का, ये ट्रीटी ऑफ वियना का फोटो, ये भी दिखा दिया मैंने आपको। अब ट्रीटी ऑफ वियना के बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं एक आग लग चुकी थी, जिनको बोला जाता है रिवॉल्यूशनरीज। हिंदी में हम बहुत बढ़िया, मैं हिंदी में बहुत बढ़िया बोलता हूँ उसको, क्रांतिकारी। ओए होए, जो क्रांति लाए, जो रिवॉल्यूशन लाए, जो चेंज लाए। जैसे इफ यू रिमेंबर क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी ऐसे क्रांतिकारी काफी लोग आए थे। ऑल्दो उन्होंने वॉर नहीं किया, अपनी बुक्स लिखी, फिलोसोफर्स बने, कार्ल मार्क्स जैसे लोग बने, फादर गैपोन अगर आपको याद है रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसे तमाम क्रांतिकारी लोग आए समय समय पर, जो अपने देश के लिए, अपने स्वाधीनता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़े हुए। उन्हीं में से रिवॉल्यूशनरीज का एक का नाम था गुइज़िपी मजीनी। क्या नाम था? गुइज़िपी मजीनी। कहा जाता है भैया बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी वही है इटली के। तो गुइज़िपी मजीनी इटली के एक फेमस रिवॉल्यूशनरी हुए। भैया ये लिबरल आइडियोलॉजी को मानते थे, कहते थे कि यार ये कंजर्वेटिव लोग बहुत बकवास है। इनका मानना ये था कि भगवान ने जो जमीन हमको दी है, इसके टुकड़े करके बॉर्डर्स बना के हमने सबको शेयर कर दिया, जो गलत है। कि इस टुकड़ा ये इसके पास, ये टुकड़ा इसके पास, बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो ये बहुत खिलाफ थे उस फिलॉसफी के, कंजर्वेटिव फिलॉसफी के। कहते थे कि यार शांति प्रस्ताव से जीना चाहिए, यूनाइट होके जीना चाहिए। ये मार काट, ये बाउंड्रीज, ये बॉर्डर्स में क्या रखा है? बात तो सही है। और इस वजह से इन भाई साहब ने 2 सोसाइटीज बनाई। एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। यंग लीडर्स को अट्रैक्ट करते थे, यंग लोगों को अट्रैक्ट करते थे कि बताओ देखो क्या होती है लिबरल आइडियोलॉजी। फेल हुए है क्योंकि ज्यादा चल नहीं पाए, बट हाँ एक जज्बा था। उस जज्बे की वजह से पूरे यूरोप में इनकी वाहवाही हुई। इनसे लोग प्रोत्साहन लेते हुए, इनसे लोग प्रेरित होते हुए खुद सोसाइटीज बनाना चालू करे, खुद रिवोल्ट करना चालू करे। आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो एक इटली के रिवॉल्यूशनरी का नाम जैसे मैंने बताया मजीनी, गियोना शहर के अंदर ये बॉर्न हुए थे 1807 के अंदर, और सीक्रेट सोसाइटीज बनाई इन्होंने। और भाई 24 साल की उम्र में इनको जेल में डाल दिया गया था क्योंकि ये रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट कर रहे थे। 2 सोसाइटीज बनाते हैं, यंग इटली और यंग यूरोप। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जगहों की, सोसाइटी का नाम याद रखना है। जैसे बर्न और मर्सालिस लिखा है वो नहीं। इनका अपोजिशन था मोनार्की के लिए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का भैया बहुत विजन था। और भैया कंजर्वेटिव लोग डरते थे इनसे, भाई क्या बात होता है। सीक्रेट सोसाइटीज बना दी, अंडरग्राउंड सोसाइटीज बना दी। और अगर आपको पता हो, हमारे इंडिया के भी एक ऐसे इंसान थे वीर सावरकर। वीर सावरकर लंदन गए थे ना, तो लंदन जाके सबसे पहला काम लाइब्रेरी में जाके मजीनी के बारे में पढ़ा उन्होंने, और उनसे इंस्पायर होकर सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, अभिनव भारत। तो भैया बहुत इंस्पिरेशन ली थी वीर सावरकर ने भी मजीनी से। फिर देखो, और मेटरनिक याद आ रहा है, मैंने बोला था ना ये बड़बोला ऑस्ट्रियन चांसलर जिसने वियना की ट्रीटी होस्ट करी थी। इसने इनके लिए बोला था, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। भाई ये बहुत डेंजरस है साला, छोड़ेगा नहीं कंजर्वेटिव लोगों को। तो भैया ये कहीं ना कहीं मजीनी का एक क्या यार चरित्र था। एक वो इंसान थे जो यार रखते थे, भगत सिंह का वैसा चरित्र था, वैसी मजीनी का एक वैसा चरित्र था। वो फ्रांस के अंदर आपने वापस कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को ले गए। भाई फ्रांस के लोग इतने पागल थोड़े ना, साला लुइस 16 के टाइम पे कंजर्वेटिव है, फिर नेपोलियन आया हमको लिबरल की आदत डलवाया, फिर ये नेपोलियन हार गया तो ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग कंजर्वेटिव लेके आ गए। अरे हमको का पगला समझा है? तो भैया फ्रांस से रिवॉल्यूशन करता है। फ्रांस यार वो देश है जहां से दुनिया के रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला रिवॉल्यूशन वर्ल्ड का भी उसने किया, अब वापस से आग लगाने का काम भी फ्रांस ही कर रहा है। तो देखो पहली बार फर्स्ट अपील टेक होता है फ्रांस में 1830s के अंदर, 15 साल बाद जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो चुकी थी। बर्बन किंग्स जिनको पावर दी गई थी उनको हटा दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आते हैं। मतलब राजा तो रहेगा बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रहेगा, रूल्स फॉलो करेगा, लिमिट्स में रहेगा, यही चाहिए। नाम रखा गया था उनका लुइस फिलिपी। क्या नाम रखा गया था? लुइस फिलिपी। और भैया 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 मेटरनिक यहां एक और लाइन फेंकते हैं। क्या लाइन फेंकते हैं? When France sneezes, मेरी फेवरेट लाइन,
When France sneezes, the whole Europe catches cold. जब फ्रांस छींकता है ना बबुआ, तो सर्दी और असर पूरे यूरोप में पाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस ने जैसे अब पहली बार वापस रिवॉल्यूशन कर लिया, तो अब इसका असर सब पे ही पड़ा। क्योंकि भाई कोई तो होना चाहिए ना जो पहली आग लगाए, पहली चिंगारी लगाए। पहली चिंगारी के बाद तो फैलते जाती है। बस पहली चिंगारी फ्रांस ने लगा दी, अब देखो कैसे फैलता है। जुलाई रिवॉल्यूशन के अंदर ब्रुसेल्स में भी अपराइजिंग होती है, ये भी इंडिपेंडेंस लेता है। बेल्जियम ब्रेकिंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड, ये भी ब्रेक हो जाता है। फिर ग्रीस के अंदर, जिनका स्ट्रगल 1821 में स्टार्ट हुआ था, ग्रीस भी इंडिपेंडेंस लेता है। कौन सी ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके अकॉर्डिंग 1832 के अकॉर्डिंग ग्रीस को इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है। बढ़िया सर। आप देखो फ्रांस अलग, बेल्जियम उसके साथ, फिर आपका ग्रीस भी उसके साथ। बढ़िया हो गया सर। ऐसे होती है भाई, ऐसे होती है चीज ना कि। अब देखो एक बीच का टॉपिक आता है। अच्छा इस टॉपिक को 2 मिनट थोड़ा साइड कर दे, एक सीक्वेंस फॉलो करवा दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, वरना सीक्वेंस में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ यहां से थोड़ा स्टार्ट करते क्योंकि सीक्वेंस फॉलो होगा, वरना फिर वो बीच बीच में मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी एनसीईआरटी ने क्या किया है। सच बता रहा हूं, एनसीईआरटी ने कोई टॉपिक अरे सीक्वेंस फॉलो करो, नहीं हम डालेंगे बीच में, फेंको फेंको। अरे भैया सीक्वेंस फॉलो कर लो यार, थोड़ा सीक्वेंस फॉलो कर लोगे तो भलाई हो जाएगी तुम्हारी। डाल दो आखिरी में टॉपिक, क्या बुरी बात है। नहीं सर हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। सिंपल है भाई, एनसीईआरटी को एनसीईआरटी समझो। चलिए तो एक टॉपिक आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भाई उस समय ना यूरोप की जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी, गांव से लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे जॉब्स के आसार, बट जॉब्स थी नहीं, इंडस्ट्रीज उतनी हुई नहीं थी, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। इससे ब्रेड के प्राइसेस बढ़ना चालू हुए, लोगों की आमदनी तो उतनी है, इनकम तो उतनी ही है, काफी प्रॉब्लम्स आना चालू हुई। देखो 1830s में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आई, काफी ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करना चाहते हैं। 1848 के अंदर फूड शॉर्टेज, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, काफी प्रॉब्लम्स आई। और इसके लेवल पर एक रिवॉल्यूशन भी होता है। ये रिवॉल्यूशन जर्मनी के अंदर होता है, बहुत बढ़िया रिवॉल्यूशन है, फेल्ड रिवॉल्यूशन है। सर हम फेल्ड रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ते हैं? मजे नहीं, फेल हुए, बट आज भी वर्ल्ड उनको जानता है। ये रिवॉल्यूशन फेल हुआ बट आज भी जानते हैं। आप अगर नाम सुने होंगे मंगल पांडे का, यस, तांत्या तोपे का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, रानी लक्ष्मीबाई का, भगत सिंह का, आपके भुक्तेश्वर दत्त साहब का, राजगुरु का, सुखदेव का, उधम सिंह का। भाई ये थोड़े फेल्ड रिवॉल्यूशन हुए थे, बट फिर भी आज हम इनको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भैया ये फेल्ड रिवॉल्यूशन भले हुए, बट इन्होंने एक आग लगाई, एक प्रोत्साहन दिया लोगों को। इसलिए एक सही चीज नहीं बोली है कि आपकी सक्सेस आने से पहले ना, पहले फेलियर ही आएगा दोस्त। जब तक आप अच्छी तरीके से फेल नहीं हुए हो ना, तब तक आपको सक्सेस का स्वाद ही नहीं मिलेगा ना यार। भगवान टेस्ट करता है कि भाई क्या इसको मैं वो सक्सेस वाला फ्रूट दूं, क्या ये उसकी कदर करेगा। और हाँ भाई भगवान टेस्ट करता है आपकी, इसको ये हार्डशिप दो, इसको ये प्रॉब्लम दो, इसको ये प्रॉब्लम दो। अगर इस प्रॉब्लम से ये निकल गया, अगर इस प्रॉब्लम से ये निकल गया, तो भाई इसको सक्सेस का फ्रूट पहुंचा दो। ऐसे होती है लाइफ, ना कि कोई पैदा हुआ उसको सक्सेस मिल गई। उसको बोला जाता है थाली में परोसा हुआ पैसा। हाँ बुरा लगे लगने दो, थाली में परोसा हुआ पैसा। और जो खुद जमीन से उठ के निकला है वो तो खुद इंसान है भैया, उसको तो पता है कि भाई मैंने अपने जज्बे से इतना कुछ एम्पायर खड़ा किया है, तो उसको सक्सेस की कदर भी होती है और बहुत डाउन टू अर्थ होता है। ठीक है, तो भैया वैसे ही हम फेलियर्स को पढ़ते हैं, फेलियर्स को पढ़ने से हमको पता चलता है कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। दैट इज द मोटिव ऑफ फेलियर्स। तो देखो द जर्मन रीजन्स लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस, मिडिल क्लास, प्रोफेशनल, बिजनेस, प्रॉस्परस आर्टिसंस, ये इनके मेंबर्स वगैरह थे। तो 18 मई 1848 को, 18 मई सन 1848 में 831 रिप्रेजेंटेटिव्स एक प्रोसेशन निकालते हैं, एक मार्च निकालते हैं, एक मोर्चा निकालते हैं। और कहा जाते हैं ये? चर्च ऑफ सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कहा जाते हैं सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ये वहां जाते हैं। और भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जर्मन नेशन का, कि भाई फ्रांस लिबरल हो चुका है,
ये लिबरल हो चुके हैं बेल्जियम वाले, ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया, तो हम क्यों पीछे रहे? बोले हम भी अब कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, हम भी अपने राजा को लिमिट पर लाएंगे, अब राजा की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हेडेड बाय मोनार्की। और भैया ये टर्म्स में सबमिट किया जाता है फ्रेडरिक विलियम फोर को। ऑब्वियस सी बात है, फ्रेडरिक विलियम मान रहा है क्या? अरे बोलेगा हमारी पावर लिमिट करोगे ना, फ्रेडरिक विलियम फोर ना मानने वाला था। तो भैया ये पार्लियामेंट, जब फ्रेडरिक विलियम फोर नहीं माना, तो फ्रेडरिक विलियम ने सोचा यार मैं लड़ू कैसे, तो उन्होंने अदर मोनार्कों को ज्वाइन कर लिया, अदर राजाओं को ज्वाइन कर लिया। बोले यार मेरे को परेशान कर रहे हैं, तुम साथ में आ जाओ, हम साथ में रहेंगे। बट पता है अल्टीमेटली अब एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी 1850s तक आते आते, कि अब ये कंजर्वेटिव ज्यादा चलेंगे नहीं। यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज बनना चालू हो गए, रिवोल्ट होना चालू हो गए, फ्रांस हो चुका है लिबरल, ग्रीस हो चुका है, बेल्जियम हो चुका है, तो अब कंजर्वेटिव को इतना पता चल जाएगा था अब यार अगर अब हमने स्ट्रेच किया ना, अगर अब हमने नहीं छोड़ा, तो भाई इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वैसे ही पता है 1945 1946 के अंदर ब्रिटिशर्स को ही पता चल चुका था कि भाई अगर अब हमने इंडिया को और जकड़ के रखा ना, तो अब नहीं बचेंगे हम, तो इससे अच्छा है कि भाई अब छोड़ दो, अब इंडिपेंडेंस दे दो। बस वैसे ही हाल कंजर्वेटिव्स का था, उन्होंने बोला यार अब छोड़ देते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हमारी फिलॉसफी, अब हमारी दाल इतनी गलने वाली नहीं है। ठीक है सर। और क्योंकि इनको पता चल चुका था कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है, तो अब आप देखोगे तीन आपके यूनिफिकेशन, बड़े अच्छे अच्छे यूनिफिकेशन। अच्छा ये तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का वो है फोटो। तीन हम यूनिफिकेशन देखेंगे, एक जर्मनी का देखेंगे, एक इटली का देखेंगे और एक ब्रिटेन का देखेंगे। आइए सबके यूनिफिकेशन देखते हैं। तीन यूनिफिकेशन में से एक यूनिफिकेशन एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। पहले जर्मन यूनिफिकेशन की बात करते हैं। जर्मन के अंदर पहले तो वो फेलियर हो गया अभी 1848 वाला। तो भैया यहाँ के जो आर्किटेक्ट बने वो बने ओटो वान बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर। इन्होंने बोला कि अब हम जर्मन यूनिफिकेशन करेंगे, जर्मनी को आप साथ में लेके आएंगे। तो ओटो वान बिस्मार्क आर्किटेक्ट बने, इन्होंने पर्शियन आर्मी की हेल्प ली और वॉर जीतने की कोशिश करी। 3 वॉर लड़े गए, 7 साल तक चले। कितने साल तक? 7 साल तक चले। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। सर क्यों? क्योंकि कुछ एरिया जर्मनी का ऑस्ट्रिया के पास था, कुछ एरिया डेनमार्क के पास था, कुछ एरिया फ्रांस के पास था, तो वो सब ऑक्यूपाई करते गए और फाइनली जब इनकी विक्ट्री हुई तो जनवरी 1871 के अंदर जब सब यूनाइट हो चुके, सारे टुकड़े साथ में आ चुके, तो किंग विलियम वन को, केसर विलियम वन को प्रोक्लेम किया जाता है यूनाइटेड जर्मनी का राजा। किसका? यूनाइटेड जर्मनी का राजा। और कहां किया जाता है? वर्साइल्स के अंदर किया जाता है यूनाइटेड जर्मनी का राजा। देखो इस गैदर्ड में ओटो वान बिस्मार्क भी थे। और भैया न्यू राजा कहीं ना कहीं करेंसी को मॉडर्नाइज करते हैं, जुडिशियल सिस्टम को अच्छा करते हैं, बैंकिंग लीगल सिस्टम को अच्छा करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन, तो ओटो वान बिस्मार्क। ठीक है सर। और मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूं। ये तो उस समय का आपको दिखेगा जर्मन एम्पायर वर्साइल्स के अंदर जो केसर विलियम वन को एम्परर बनाया गया था। और ये ओटो वान बिस्मार्क जर्मन, यहाँ पर ही जितने मोनार्क वगैरह थे उनको ऐसे वो क्या बोलते हैं इसको, छड़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना सर्कस में ये धागे रस्सी वाले को कुछ बोलते हैं ना, तो इसे डरा रहे हैं कि देखो भाई निकल जाओ यहाँ से, अब हम जर्मनी को यूनाइट करके रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा फोटो है। सेम बात आती है इटली की। तो इटली उस समय 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 7 पार्ट्स के अंदर। अगर दिख पा रहा हो तो मैं आपको दिखाऊं। इन 7 पार्ट्स के अंदर एक तो ये लॉम्बार्डी था, वेनेटिनिया था, ये ऑस्ट्रिया रूल करता था, ये पपाल स्टेट था, ये बेसिकली चर्च रूल करता था, पोप रूल करता था। फिर नेपलीज है, ये सदर्न है, और ये सिसिली है, ये भी सदर्न है। इन दोनों को बेसिकली स्पेन वाले रूल करते थे। फिर ये है सारिदियाना पिडमोंट, ये इटली का प्रिंसली हाउस था। नाम आपको याद नहीं रखने, बस इतना याद रखना, नॉर्थ में ऑस्ट्रिया, मिडिल में पोप, साउथ में स्पेन, यहाँ पर प्रिंस। खत्म बात, इससे ज्यादा दिमाग मत चलाओ। अब आओ देखो कैसे यूनिफिकेशन हुआ। इटली को यूनिफाई करने के लिए अलग अलग चीजें हुई, अलग अलग लोग हैं। पहले तो वही 1831 और 1848 का वो एक फेलियर रिवोल्ट। अब सबसे पहले चीफ मिनिस्टर केवोर, ये कोई डिप्लोमेट नहीं थे, ये कोई डेमोक्रेटिक नहीं थे, कोई रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे, बस अपनी बातचीत करके ब्यूरोक्रेसी की वजह से नॉर्थ में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगा देते, नॉर्थ में वॉर करके ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटा देते। तो अब देखो नॉर्थ साथ में आ चुका है, प्रिंस और पोप
पोप यानी ये चर्च वाले ज्यादा दिक्कत करते ही नहीं है, चर्च वालों को थोड़ी नत्ता कोई वो है। तो चर्च और प्रिंस पिडमोंट जो जोन है वो दोनों साथ में आ जाते हैं। तब यार देखो कैवोर ने नॉर्थ में ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ये दोनों राजा के हाथ में, किंग विक्टर के हाथ में है। अब बचा कौन सा, सिर्फ साउथ। तो पहले इतना देख लो, ये देखो led a movement to unify regions of Italy, और he was neither a revolutionary nor a democratic. Tactful alliance के थ्रू कैवोर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटा देता है। और आपके ध्यान से सुनना, अब साउथ में क्या हुआ, साउथ में एक ऐसे इंसान को भेजा जाता है जो लोकल्स की हेल्प लेते हैं, जिनका नाम होता है गुइसेपी गरीबाल्दी। क्या नाम होता है, गुइसेपी गरीबाल्दी। वो स्पेन के लोगों को, स्पेन के किंग को हटा देते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है, वो कोई आर्मी की हेल्प नहीं लेते। कैवोर तो आर्मी लेके गया था, बट ये साउथ के अंदर गरीबाल्दी कोई हेल्प नहीं लेता आर्मी की, ये एक्चुअली लोकल्स की हेल्प लेते हैं, वहां के आम जनता से हेल्प लेते हैं, और साउथ के बर्बन किंग ऑफ स्पेन को निकाल देते हैं। अच्छा, ये एक नारा भी बोलते थे साउथ के अंदर, ला तालिया, बेसिकली सॉरी ला इटालिया या ला तालिया। इसका एक्चुअल मीनिंग ये था कि लॉन्ग लिव इटली। इटली बहुत ऊंचा जी है, जैसे अपने यहाँ पे बोलते हैं ना इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, वैसे ही यहाँ ला तालिया बोलते थे। बट लोग इतने इलिटरेट थे साउथ के अंदर कि वो समझते थे कि भाई हम किसी राजा की वाइफ को छुड़ाना चाह रहे। तो एक्चुअली वो थोड़ा मिसकंफ्यूजन था, ठीक है। तो गुइसेपी गरीबाल्दी, और इन्होंने साउथ इटली के अंदर फिर इनको हरा दिया। विक्टर इमोनियल सेकंड को फिर राजा बनाया जाता है, और ये वही लिखा हुआ है ला तालिया वाली, जिनका मीनिंग वो समझते थे विक्टर इमोनियल वाइफ। तो जर्मनी भी यूनाइट हो गया, इटली भी यूनाइट हो गया। आओ अब थर्ड यूनिफिकेशन के ऊपर। थर्ड यूनिफिकेशन का नाम था ब्रिटेन। भाई बट स्ट्रेंज केस था, लिखा भी है इसलिए स्ट्रेंज केस इसलिए था क्योंकि इटली और जर्मनी में तो थोड़ा बहुत वॉर हुआ, बट यहां थोड़ा प्यार मोहब्बत इश्क, बिना कोई वॉर बिना कोई मारा कोटी के ही काम हो गया। जरा चेक करिए तो देखो, ये कोई अपील नहीं हुआ, कोई मार कूट के नहीं, कोई वॉर नहीं हुआ, बहुत शांति से लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस थी, काफी लंबे चलने वाली प्रोसेस से इन्होंने विक्ट्री ली, इन्होंने काफी अच्छी तरीके से ब्रिटेन को यूनाइट किया। इंग्लिश पार्लियामेंट, जो उस समय का इंग्लिश पार्लियामेंट था, वो पावर सीज कर लेता है मोनार्की से 1688 में, और फिर एक एक्ट साइन होता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1704, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं। स्कॉटलैंड को ये साथ में कर लेते हैं। तो देखो स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनाते हैं ये, ग्रेट ब्रिटेन। तीन देश आ गए सर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। भैया इनकी नजर एक और पे थी, आयरलैंड। इनकी नजर एक और पे थी, आयरलैंड। और ब्रिटेन वाले मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिटेन वाले साले वो क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल वाली फिलॉसफी पे फॉलो करता है। आयरलैंड दिखा भाई, इस देश के अंदर है ना कोई मतभेद है, चुराओ, एक को अपने साथ करो, साथ ले लो। इंडिया के अंदर भी यही क्या, हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया, बड़े बेकार है। तो भैया आयरलैंड वाले एक्चुअली दो चीजों से लड़ रहे थे, दो कम्युनिटीज थी वहां पर, एक थी कैथोलिक्स, दूसरी थी प्रोटेस्टेंट्स। तो एक्चुअली ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, इनको दिखा भाई ये मतभेद है दोनों के अंदर, तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प करी, बोले तुम हमारे साथ आ जाओ, उनको अलग जान दो। तो इस वजह से आयरलैंड इनके साथ हो गया। अब आज पता है चीज क्या है, नदर्न आयरलैंड इनके पास है, ब्रिटेन वालों के अंदर, और सदर्न आयरलैंड अलग कंट्री है, दैट इज कॉल्ड एज द रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड। हाँ, रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड कहते हैं उसको, ये प्रॉब्लम है। और फिर क्या बना, यूके। अब ध्यान सुनना, ग्रेट ब्रिटेन में तीन देश आते हैं, एक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। यूके यूनाइटेड किंगडम, उसमें आप किसको भी जोड़ देते हो, नदर्न आयरलैंड वाले पार्ट को, ठीक है सर। फिर नए सिंबल्स बनाए गए, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम वगैरह वगैरह। ये देखो, ये एक मैप है, ये देखो, ये नदर्न आयरलैंड इनके साथ है, ये स्कॉटलैंड, ये वेल्स और ये इंग्लैंड, और ये अलग है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इस तरीके से। अब ये भी देख लो, विजुअलाइजिंग द नेशन, छोटे छोटे दो तीन टॉपिक से जल्दी, अब चैप्टर बस हो ही गया है। विजुअलाइजिंग द नेशन का क्या मतलब है कि देशभक्ति जगाएं कैसे लोगों के अंदर। भारत के अंदर भारत माता की इमेज, ट्राई कलर फ्लैग, वैसे ही इन्होंने भी एक फीमेल फिगर्स को यूज किया, फीमेल एलिगरीज को यूज किया, ताकि हम देशभक्ति की और चर्चा कर पाए, देशभक्ति को और बढ़ा पाए। इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बहुत सारे फीमेल एलिगरीज बनाई गई। देखो तो देखो, पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर। फ्रांस के अंदर एक चीज आई, मतलब एक चीज क्या, एक एलिग्री आई जिसका नाम था क्रिस्टीन मरेनिया। इनको एज अ लिबर्टी, फ्रीडम, रिपब्लिक ऐसे दिखाया गया, क्रिश्चियन नेम। और इनके देखो लिबर्टी, रिपब्लिक, रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेट वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं दिखाना चाहते थे कि भाई देखो ये एक नेशनलिज्म की फीलिंग है। मरीना के स्टेचूज लगाए गए, स्टैम्प्स लगाए गए,
कॉइन्स के अंदर डाला गया, काफी जगह ये चीजें करी गई। देखो इमेजेस वगैरह, कॉइन्स वगैरह सेम है। जर्मनी के अंदर जर्मेनिया थी, जो वहां की फीमेल एलिगरी बनी। इनका जो क्राउन था, मुकुट ओक लीफ से बना रहता था, बाज की जो लकड़ी आती है, और जर्मन ओक स्टैंड करता था हीरोइज्म के लिए, लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए। ये देखो, ये हमारी जर्मेनिया, और ये देखो इनके फिर फोटोज वगैरह मरीनिया वगैरह के। ठीक है, आओ, मैंने एक टॉपिक छोड़ा था, मुझे याद है, वरना फिर तुम गाली दोगे कमेंट पे, बोले यार सर छोड़ देते हैं एक टॉपिक। याद है रे, याद है, छोटा सा टॉपिक है, रोमांटिक इमेजिनेशन। पहले ही कह दूं, रोमांटिक इमेजिनेशन है ना, अपने क्रश के साथ मत सोचने लग जाना, अरे सर क्या, क्रश भी तो होनी चाहिए। चलो इधर दो, पढ़ाई में ध्यान दो, रोमांटिक इमेजिनेशन करने चले। तो रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब कुछ और है। मतलब यह है कि किस तरीके से नेशनलिज्म को बढ़ाया जाए, म्यूजिक, ओपेरास, पोएट्री, डांस, इन सब से कहीं ना कहीं ये चीजों को बढ़ाया जाए, आर्ट, पोएट्री। तो देखो, एक जर्मन फिलोसोफर हुए जिनका नाम था जॉना गॉटफ्राइड हर्डर। तो इन्होंने अपने पैशन से, पोएट्री से वगैरह वगैरह लोगों को काफी ट्रू जर्मन कल्चर की चीजें दिखाई। देखो, वर्निकुलर लैंग्वेजेस, जो देशी लोकल भाषाएं हैं, इन सब पे काफी ज्यादा एंशिएंट तरीके से एंशिएंट चीजों को लेके आओ, प्रोत्साहन करो लोगों को। वैसे ही अच्छा, ट्रीटी ऑफ वियना में याद है, रशिया को पोलैंड का हिस्सा दिया गया था। ये देखो, ये कहीं लिखा होगा, कहां गया, हाँ ये देखो, रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड। तो रशिया वैसे ही बेकार है साला, आज भी बेकार है और पहले भी बेकार ही था। तो देखो कहां गया, हाँ, ये रशिया क्या कर रहा था, पोलैंड का इसको पार्ट दे दिया ना, तो एक्चुअली पोलैंड के अंदर अपनी लैंग्वेज को इंपोज कर रहा था, रशिया बोलो, रशिया बोलो, रशियन बोलो, वैसे। और प्रॉब्लम ये हो गई कि भैया, अगर कोई चर्च के अंदर नहीं बोलता था वो लैंग्वेज, अगर चर्च के अंदर कोई लैंग्वेज नहीं बोलता था, तो प्रीस्ट, साधु वगैरह को, चलो बेटा टाटा बाय बाय, तुम रशियन लैंग्वेज नहीं बोल रहे ना, हम बाय बाय करेंगे। स्कूल्स में फोकस, भाई नहीं, रशियन लैंग्वेज बोलनी ही पड़ेगी। तो पोलैंड को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई अपनी, और फिर रिवोल्ट भी हुआ कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, हमारा कल्चर हमारा है। अब सोचो, तुम्हारे इंडिया में कोई आके तुम जो लैंग्वेज बोलते हो उसके अगेंस्ट में कोई लैंग्वेज बोलना चालू कर दे, तो ऑब्वियस ही बात है ना यार कि नहीं हो पाएगा। तो देखो, पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज इंडिपेंडेंट नेशंस, और इनकी फीलिंग्स को कैसे अलाइव रखा गया था, म्यूजिक और लैंग्वेज के। एक उसी में लीडर आए थे, कारोल कोरपुन्स्की, इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आ जाता है। इन्होंने काफी नेशनल स्ट्रगल्स को ओपेराज और म्यूजिक से सेलिब्रेट किया है। ठीक है सर, तो ये भी है। लास्ट टॉपिक, फिर चैप्टर को हम दीदार करेंगे, चैप्टर को एंड करेंगे। ये बता दिया क्रिस्टीन मरेनिया। अब लास्ट टॉपिक आता है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। छोटा सा टॉपिक है, और ऑल दो मैंने अभी बीच में आपको इसकी एक इंस्टिंक्ट भी दे ही दी थी। एक्चुअली क्या होता है, नेशनलिज्म मतलब होता है देशभक्ति, कि आप देश को आजाद देखना चाहते हो, देश में फ्रीडम देखना चाहते हो। और उसके अदर हैंड पे होता है इंपेरियलिज्म, मीनिंग कि आप चाहते हो कि मैं दूसरे देश को हथियाना चालू करूं, जो रशिया आज यूक्रेन के साथ कर रहा है, जो पाकिस्तान हमारी टेरिटरी के साथ करता रहता है, चाइना हमारी टेरिटरी के साथ करता रहता है, इजराइल पैलेस्टीन के अंदर ये चीज हो रही है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग चाहते हैं कि अपनी टेरिटरी दे दो, टेरिटरी छीन लो, इसको बोलते हैं इंपेरियलिज्म। और सबसे बेकार फीलिंग होती है, हिटलर भी इसी फीलिंग का गुलाम था। देखो फिर क्या वर्ल्ड वॉर सेकंड करवाया भाई, क्या हालत हो गई। उसी में ये चीज आती है। उस समय एक रीजन होता था बल्कान्स, जो बल्कान्स मेनली रीजन छोटे देशों का है, ग्रीस, बल्गेरिया, अल्जीरिया, छोटे छोटे देश। ये ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था, उस समय का टर्किश एम्पायर था, उसके अंडर में आता था। देखो उस समय बल्कान रीजन में काफी प्रॉब्लम थे, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, छोटे छोटे देश हैं, नाम भी नहीं सुने होंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं ओटोमन एम्पायर के अंडर थे। अब उस समय भाई लेटर 19वीं सेंचुरी थी, बड़े बड़े देश आजाद हो चुके थे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली वगैरह वगैरह सब आजाद हो चुके, सब लिबरल आइडियोलॉजी को। अब छोटे छोटे देश क्यों पीछे रहे, तो छोटे छोटे देशों ने भी इंडिपेंडेंस लेना चालू करी। ग्रीस ने लेना चालू कर दी, बेल्जियम ने लेना चालू कर दी ओटोमन एम्पायर से। और प्रॉब्लम ये हो गई कि छोटे छोटे देश बोले यार इंडिपेंडेंस तो मिल गई, बट टेरिटरी भी तो चाहिए, तो दूसरे देशों पे हमला करना चालू कर दिया। पहले सही थे, नेशनलिज्म कर रहे थे, अब तुम इंपीरियलिज्म कर रहे हो देश पे हमला करके। अब जैसे जैसे इंपीरियलिज्म, छोटे छोटे देश लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटे से तो है, बट जब बड़े बड़े देशों के अंदर भी ये चीज आ गई ना कि रशिया भी सोचे अरे यार हम भी टेरिटरी लेंगे, फ्रांस बोले हम भी टेरिटरी लेंगे, ब्रिटेन बोले हम भी टेरिटरी लेंगे, इट टर्न आउट टू बी वर्ल्ड वॉर।
इट टर्न आउट टू बी वर्ल्ड और बिग पावर गेम हो गया सर। ये देखो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड और बिग पावर गेम हो गया। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब कहीं ना कहीं चाहते थे कि भाई हम अपना पावर बढ़ाएं, हम अपनी कंट्रोल करें, और अल्टीमेटली इट लेड टू दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो दिस इज योर नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं जो एग्जाम में काफी आते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना काफी आता है, सिविल कोड काफी आता है, मजीनी के बारे में काफी आता है, यूनिफिकेशन में से कुछ ना कुछ आ सकता है, मरेनिया और जर्मेनिया के बारे में काफी कुछ आता है, और ऐसी तमाम चीजें इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू शेयर, अगर आपको ये इतना सा भी पसंद आया तो डू शेयर अपने कोई फ्रेंड के साथ या अपनी दोस्तनी के साथ, या कोई दोस्तनी देख रही तो अपनी दोस्तनी के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो पाए। और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसी चीजें करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।